अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। मुद्दा ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़े रहने की बात रहती है, कुछ मामलात पे तजिए तबसरे की बात रहती है, आपको हक़ाइक़ से बाखबर करने की बात रहती है। और आज का मुद्दा हमारा वॉइस टेलीविज़न उर्दू की लाइन नशरियात में मेरे साथ आज के मुद्दे पर हम बात करेंगे। कल उमर अब्दुल्ला ने 1 घंटे तक जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर नए साल की शुरुआत में पहला मीडिया इंटरेक्शन किया और इस मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सवालात भी पूछे गए। कुछ सवालात के उनने जवाब आराम से दिए, कुछ को अपने मिजाज या अपने अंदाज में भी दिया, कुछ के दौरान सवाल करने वालों से भी पूछ बैठे। लेकिन सबके बीच में कुछ ऐसे सवालात थे जिनके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं न कहीं या यूँ कहीं उमर अब्दुल्ला की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ट्रोलिंग ना सही कहीं न कहीं वो तजिया वो तनकीद की जा रही है। उमर अब्दुल्ला से जब कल पूछा गया कि क्या यहाँ पे सैटेलाइट कॉलोनी बनने के हवाले से क्या फ़ैसला है सरकार का, तो उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई फाइल उनके पास नहीं है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ही पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पे वो पेपर्स वो सब बारे जो है उनके एमएलए हैं वहीं पर उनने सोशल मीडिया पर वो पर्चे डाल दिए, वो पेपर सरकारी ऑर्डर्स डाल दिए जिनमें ज़मीन को आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही थी कॉलोनीज़ के लिए, उस पर बाज़ाब्ता तौर पे लिखा गया था। उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान जो लोगों की जो पासपोर्ट या दूसरी पुलिस वेरिफिकेशन उस पर बात की थी और उस पर सजाद गनी लोन तो एक तो सजाद कोर्ट में चले गए, साथ साथ में उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए बताया कि सब कुछ देन उमर अब्दुल्ला की है। और फिर कुछ ऐसे मामलात हैं जो कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिले और आगा रूहुल्लाह के पर दिए गए जो सवाल उनसे पूछा गया था कि आगा रूहुल्लाह का श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर वो श्रीनगर में वज़ीर आला से बात कर सकते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए भी उनका प्रोटेस्ट करना, तो उमर अब्दुल्ला कहना कि एक तरह से उन्हें बता देना कि हिम्मत है तो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करके दिखाई, तो उस पर शाम गए आगा रूहुल्लाह का भी जवाब आ गया और उन्होंने बताया कि मैं तो 100 MP लेके प्रोटेस्ट करूंगा पार्लियामेंट में। ये वो सारे मुद्दे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के सवालात, आज के जवाबात, आज के नरगे में। और आज के नरगे में मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मलिक हमीद और पीडीपी को सईद तजुमुल रिप्रेजेंट करेंगे। सईद तजुमुल सीनियर सहाफ़ी हैं और सहाफ़त के बाद बाज़ाब्ता तौर पे इंतखाबात में पीडीपी की तरफ से बांडीपुरा से इंतखाबी मैदान में थे और इंतखाबात में बांडीपुरा से जीतना सही, लेकिन पीडीपी को आज ये मीडिया सेल जो उनका है, सोशल मीडिया हेड जो हैं कश्मीर के हैं, ये उनके पीडीपी के मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल। मलिक हमीद नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज सबसे पहले तजुमुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपसे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, लाइव टेलीकास्ट में आपसे मुलाकात हो रही है। ज़रा नवाजी आपकी, आप अपना कीमती वक्त जो आज पॉलिटिशियंस को होता है वो कीमती वक्त निकालते हैं हमारे लिए। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सहाफ़ी नहीं, बात सहाफ़ी आप तजिया करते हैं वो हम जानते हैं, वो आपका क्या तजिया होगा, लेकिन बासिद पीडीपी लीडर क्या समझते हैं कल की उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें सजाद गनी लोन ने भी क्रिटिसाइज़ किया, पीडीपी ने कल उनको जो सैटेलाइट कॉलोनीज़ है उसको लेके बाज़ाब्ता तौर पे उनका जो बयान था उमर साहब का, और उसके साथ शायद सईद तजुमुल से रब्ता जो है पूरा जुड़ नहीं रहा है। लेकिन मलिक हमीद से ही जानना चाहूँगा, मलिक हमीद आपसे भी जानना चाहेंगे सैटेलाइट कॉलोनीज़ पे उमर अब्दुल्ला का कल का ये कहना कि बिल्कुल जी ऐसा नहीं है, लेकिन शाम गए ही पीडीपी ने बाज़ाब्ता तौर पे वो सारे ऑर्डर जारी कर दिए। उमर अब्दुल्ला की जो बॉडी लैंग्वेज से लेके कल का पोस्चर था उस पर भी बहुत से लोग अलग अलग तरीके से रायजनी करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या समझती है, कल जो कुछ उमर अब्दुल्ला ने बताया सही था? आपका म्यूट पे रखते हैं, यूजुअली आप ना, हमारे पॉलिटिशियंस लोग ना कम ही सुने, आप भी ऐसा करते हैं शायद। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट पे है, अनम्यूट कर दीजिएगा। आपका म्यूट पे है, आपका वो जो मलिक हमीद म्यूट पे है आपका, आप अपना म्यूट जो है वो अनम्यूट कर दें, आपका ऑडियो जो है म्यूट पे है। बिल्कुल जी, अनम्यूट कर दें दोबारा। आपका मलिक हमीद से दोबारा शायद रब्ता करने की ज़रूरत है। आबिद, ज़रा आबिद दोबारा रब्ता कायम कर दिए, इनका म्यूट पे है। और साथ में सईद तजुमुल भी पर्दे से गायब हो गए हैं। मुझे उम्मीद है वो दोबारा पर्दे पे हाजिर होंगे और बताएंगे कि कल की उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हमने भी पूछा था, हमको भी उमर अब्दुल्ला ने बता दिया कल, लेकिन उस सवाल के दौरान हमने उनसे पूछा था कि वाकई में दिल्ली की तरफ से कोई प्रेशर है आप पे, क्योंकि आमतौर पर एक तासुर है कि दिल्ली बड़ा प्रेशर कर रही है उमर अब्दुल्ला पे। और यूजुअली ये होता है कि मीडिया के काम होता है कि जो ज़मीन के हक़ाइक़ हैं वो बताएं उनको और उस पर जवाब लें। उमर अब्दुल्ला से हमने भी ये सवाल कल पूछा था
और उमर अब्दुल्ला ने उस सवाल के दौरान एक, बाकी जो कुछ भी हुआ उस पर तो हम तज़किरा नहीं करेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि उन्हें पूरे अब विश्व भरोसा दिया गया है, होम मिनिस्टर की तरफ से जितनी टॉप लीडर्स में मुलाकात हुई है, कि डिस्टेबलाइज सरकार को नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे मामला जो हैं, लगातार उमर अब्दुल्ला के जितने भी अब तक के बयानात हैं सरकार में आने के बाद, ज़्यादातर उनका काम तो अभी ग्राउंड पे 2 महीने में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जितने भी उनके बयानात हैं वो बयानात तज़ाद का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई में कहीं न कहीं कोई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से सही बात पब्लिक के सामने नहीं आ पाती है? और यही आज का हमारा मुद्दा। मलिक हमीद, अगर आपका अनम्यूट हो चुका है तो बता सकिएगा सही बात। आवाज जी, बहुत शुक्रिया आपकी आवाज़ का। करण जी, पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बुलाया, और दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी थी और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की और वो भी 2.5 महीने के अरसे में। तो रही बात सैटेलाइट कॉलोनी की, जो कागज कल आए या किसी और ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपको खुद पता है कब ये बना, कब सैटेलाइटों की जो ये फाइल तैयार हुई, कब जमीन को देखा गया, वो शायद पीडीपी सरकार में हुआ। और दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फाइल, उसने सच कहा कि नहीं आई, फाइल नहीं आई, तो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि एलजी सरकार ने खुद ही कर दिया। ये आपको पता ही टसल हो रही है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे पीडीपी हो, चाहे सज्जाद गनी लोन साहब हो, अगर उमर साहब बिल्कुल कुरान भी पढ़े ना स्टेज पर, तो नौजुबिल्लाह उसको भी साबित कर देंगे कि इसने यहाँ गलत पढ़ा था। ये तो अपोजिशन का काम होता है। मगर आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जो उसने कल बातें की कि दिल्ली के बारे में, या जो आप रुल्ला साहब की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि ही हैज अलाउड रुल्ला साहब टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली। तो तरीके से उसने कहा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए वहां, तो आपको उस अंदाजे से लेना चाहिए। और दूसरी बात उसने ये भी कही, कहते हैं, मैं सुबह एक कोट पढ़ रहा था, कहते हैं, मैं आपको कोट एक सुनाता हूँ, मैं कोट सुनाता हूँ सुबह, वो कश्मीरी में भी उसका तर्जमा है कि झूठ पिछले 8-10 सालों से इतना बोला जा रहा है कि सच भी अब झूठ लगना शुरू हो जाता है। ये सच भी पॉलिटिशियन जो हैं वो जो झूठ से सच को भी, झूठ को भी सच साबित कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं, पीडीपी वाले भी झूठ को, सच और झूठ के बीच में फंसे हुए। सही तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर की सियासत को पीछे एक दहाई के दौरान हमने देखा, काफी उतार चढ़ाव देखे। हालांकि कहते हैं कि मुल्क की सियासत और बरेज़म एशिया की सियासत 47 से पहले और उसके बाद जो है वो अलग अलग जावियों से देखी गई, लेकिन मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के और यौम पैदाइश पर छुट्टी न मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पोजीशन का आपको अंदाजा लगना चाहिए था कि कितनी बड़ी सबकत के साथ 42 सीटें लेकर जो है वजीर आला एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता या वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं, बल्कि एक जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली से कोई यूनियन मिनिस्टर आया हो, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, 200 यूनिटों के लिए कंडीशनल बताया कि आपने पहले मीटरिंग 100% करनी है, उसके बाद हम 200 यूनिट, जैसे वो कहते हैं ना कि आई हैव नथिंग टू ऑफर यू। और यही फार्मूला था जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कल लोगों के सामने रखा। और इसमें सच्चाई और झूठ की हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अपना होमवर्क करके आना चाहिए था, और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में बातें की थी, मैं कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब को रातों रात तमाम तारे तोड़ के लाने चाहिए थे। वक्त लग सकता है, उसके लिए फलक पे चढ़ना पड़ता है, लेकिन जो इंतखाबी मंशूर में एक एक करके उमर अब्दुल्ला साहब को डेफिनेशन देना था कि हम क्यों नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब के पास पहला इंतखाबी मंशूर था कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 के लिए सियासी जदोजहद जारी रखी जाएगी। वो किन हालात में उसका नाम बदल के स्टेटहुड तक लेके आए, ये उमर अब्दुल्ला साहब का जस्टिफाई करते हैं। 3 महीने बहुत होते हैं, या तो बड़ी अजीम जंगें लड़ी गई हैं और किसी भी हद तक जाते जाते जंगें रातों रात खत्म भी हो जाती है, जीती जाती हैं। और किसी भी वजीर आला को जब इंतखाबी मंशूर आप मुकम्मल करते हैं, उसके बाद जो पहला प्रेस इंटरेक्शन होता है, ये कोई आम लोग आपके सामने नहीं थे, ये समाज के वो हीरे हैं जिन्हें मुश्किल हालात में काम किया। एनसी का भी, पीडीपी का भी, कांग्रेस बीजेपी का भी बर्ताव देखा और नफ्सियात को पढ़ने की कोशिश की। मुझे गालिबन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो मिसिंग जो मुझे चीजें नजर आई, उनमें सबसे ये था कि वो जो उन्होंने इंतखाबी मंशूर में लोगों से बात की थी, सियासी कैदियों को यहाँ मुंतकिल करने की या उनसे मुतल्लिक बातचीत करने की, नौकरियां देने की, वो क्यों हज़फ किए गए थे। जैसे असेंबली में कहते हैं एक्सपंज करना, अल्फाज को रिकॉर्ड में न लाना। क्या ये रिकॉर्ड जो अवामी एतमाद में आपने वोट हासिल करने के लिए लोगों से वोट हासिल किए, लेकिन उसके बाद आपको
वक्त था इसको अमलाने का, आपको डिलीवरेंस की बात करनी थी। मुझे लगता है कि जिस बेबसी के साथ वजीर आला ने सही अपने लफ्जों का इस्तेमाल किया, माना ऐसा माना लगा आप सहाफ़ी कि हैं, अल्फाज का हेर फेर सहाफ़ी बहुत ज़्यादा जानता है, लेकिन कल हम ग्राउंड की सिचुएशन करें, सपोज पीडीपी कल आज पावर में होती और वो 200 यूनिट बिजली दे पाती, ऐसा पॉसिबल है? अगर आप वहाँ पे होती, आपकी जमात वहाँ पे महबूबा मुफ्ती होती, क्या करती वो? उसको भी तो यही करना था ना। देखिए, आपने तो सारा निचोड़ ही निकाल दिया इसका कि आप क्या करते। आप जो उंगलियां एक बार उठा लेते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, आप क्या करते। देखिए, हमने किया हुआ है माजी में और उसको करके दिखाते। मुफ्ती साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर थी, शाम को हुर्रियत वाले घर आए थे क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। शाम के वक्त में मुफ्ती साहब ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात, रहबरी सहाफत, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कितने अफसर लगे जो मामलत करते थे मुख्तलिफ अफसरान की। जो वादे आपने इंतखाबी मंशूर में रखे थे उनसे मुतल्लिक कर 3 महीने के बाद आपको हिसाब देना चाहिए था कि हम ये वादे आहिस्ता आहिस्ता कितने नजदीक, कितने दूर, कितने पास हो गए। अब अगर हम होते कल और हमने तकरीबन मैनिफेस्टो तो तकरीबन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था, इसमें कोई कबात नहीं है कि एनसी और पीडीपी का जो इंतखाबी मंशूर था वो ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था एक दूसरे से। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा या कोई और आज जम्मू कश्मीर के इतने मैंडेट के साथ 42 सीट्स के साथ अगर इक्तदार में आए होते तो सबसे पहले हम दिल्ली को मेंबर पार्लियामेंट हमारे पास 3 होते, 42 हमारे पास एमएलए होते, हम जरूर 10 जनपद से ये आवाज लगाते कि जम्मू कश्मीर को 370 35 से वापस चाहिए, क्योंकि ये विधायक असेंबली के, ये मेंबर पार्लियामेंट सांसद के। चलिए जरा रुकिए, आप जरा मलिक हमीद, जरा सुना आपने, आप कितने पानी में हैं? पीडीपी वाले अगर होते तो ये कर जाते, ये तो जमल बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कितने पानी में? वो सर जम्मू कश्मीर ने देख लिया कि पीडीपी वालों ने अपने वक्त में क्या किया, और जो पिछली बातें करने वाले हैं तो एनसी ने काम नहीं किया जम्मू कश्मीर में, चाहे वो रोड्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूलों का जाल हो। मलिक हमीद एक मिनट मैं जरा इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। जब आप डेवलपमेंट की करते हैं ना, जब आप सड़क की, पानी, बिजली की करते हैं ना, तो मुझे बड़ी चुभन होती है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो दौर था उसमें आपसे ज़्यादा अच्छे हुए। कोई माने या ना माने, चाहे मुझे इसके लिए कोई अंदर भी ले जाए, मैं सच कहूँगा, हकीकत कहूँगा, वो अच्छे थे, चाहे वो पीडीपी का दौर था या नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट से अच्छे थे। करप्शन था बड़ी, कुछ लेवल पे नहीं, बड़ी लेवल पे था, लेकिन आम करप्शन से लोग डरते थे। वो आम आदमी को करप्शन नहीं, बड़े घोटाले किए बड़ी फर्म्स में, आम आदमी डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन वो छोटा करप्शन खत्म हुआ जो आपके दौर में या पीडीपी के दौर में होता था। आप डेवलपमेंट की बात मत करें, कश्मीर जो है यहाँ के इश्यूज़ की बात है। यहाँ परसों वोट परसेंटेज हुई, वो इशू को लेकर हुई, वो बीजेपी को दूर रखने के लिए। वो नहीं हुआ कि बीजेपी पावर दे देगी पीडीपी, फिर आपसे ज्यादा कांग्रेस ने कहा था। जो सामने अभी क्या कहा कि हम वो करते, हमने भी किया, हमने रेजोल्यूशन पास की, टसल उसी दिन से स्टार्ट हुई जब स्टेटहुड की रेजोल्यूशन आई, फिर स्पेशल स्टेट्स की रेजोल्यूशन आई, जो हमने वादा किया था हो रहा है। और जो मुलाजिमों की बात है, मुलाजिमों की आर्टिकल में कहीं पर है ही नहीं। जहां आपने वोट मांगा था तांबे के लिए, आपने पीतल भी नहीं दिया। आपने गोल्ड बोला था देंगे, आप सिल्वर पे आ गए। ये आपने ब्रॉन्ज मेडल कहां से लाया? गोल्ड मेडल को लेकर मतलब है इंक्लूजिंग ऑफ ऑल। ये छोटी बात नहीं है, हमने उसमें स्टेट भी 335 भी आप ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, इकट्ठे जोड़ दिया। इसलिए देखो कहीं पर भी नहीं किया। Your chief minister has said, this is on record, that करने दीजिए तजुल साहब। This is the information for you. I am sharing. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा, आप चाहो तो मैं सनम जी को वीडियो भेज दूं और डिबेट में चला दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड नहीं मांग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल फ्लेज्ड स्टेट मांग रही है। आपने इंतखाबी मंशूर में दिल्ली की कहां से जुबान लाई? स्टेटहुड तो अल्ताफ बुखारी साहब मांग रहे थे, स्टेटहुड तो बीजेपी मांग रही थी। अगर आप मांगे होते तो आपको गुपकार में, लॉकअप में बंद क्यों रखा? आपको दूसरे डिटेंशन सेंटर में क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि आप 370 मांग रहे थे, 35 से मांग रहे थे। जब आप बाहर आए तो आप दिल्ली के, अगर हमने वोट देना था वजीर आला को, सकीना यतू को, जावेद राना को, बाकी साहबों को, जावेद राना को वजीर बनाने के लिए तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाते। हमने लड़ाई छोड़ी है 370 की, किसने 35 की लड़ाई छोड़ी है, किसने स्टेटहुड की लड़ाई छोड़ी है? किसी ने छोड़ी है? वो तो पहले बोलते
जरा आपने इलेक्शन में एक दरवाजा तकरीर चलाओ। उनको अभी मलिक दरवाजा साहब दिखाए आप जो सीनियर 370 रफीक बताया को शामिल किए जाते हैं। आप मुझे बताओ एक तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि has आपने said दरवाजा दिखाए, vote क्योंकि has आपने उनको been परेशान state, किया, क्योंकि आप not दौड़े at all. दौड़े This गए, was हुकूमत not the बनाई, discussion वो of चीज statehood. हुकूमत बेसिक बनाई, जो ये मॉरलिटी आप आपकी है, आप लूज कर गए। आपने दूर कहा हमने स्टेट विद अचीवमेंट स्टेट है, इलेक्शन नहीं लड़ना है। जब फुल फ्लेज स्टेट आएगी उमर अब्दुल्ला लड़ेगा। कहाँ ये स्टेट? लोगों की अचीवमेंट है, क्योंकि लोगों को हमने बताया था कि बीजेपी हुकूमत नहीं लाएंगे, हमने नहीं लाया। स्पेशल स्टेट का रेजोल्यूशन पास किया, स्टेट हुड का रेजोल्यूशन पास किया, नौकरी छोड़ी, पुलिस की नौकरी होने वाली है, उसके बाद बत्ती होने वाली है, हारने लगे थे। आपने दो जगह फॉर्म भरा। ये दावा देने के लिए कश्मीरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा अगर आप इंटरप्ट करूं, तो याद दो, मैं उमर दोनों में अब्दुल्ला अगर साहब इंटरप्ट करूं, लड़ेगा। उसके बाद आप पार्लियामेंट हार गए। पार्लियामेंट हार गए होते तो आप स्टेट में शायद इलेक्शन नहीं लड़ते। कहते लोगों पे मिन्नत रखते। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक झूठ से शुरुआत की, फिर ये बात आप सुन लीजिए, मैं ताकत रख लिया है। अगर एक एक बात करेंगे ना तो बात कुछ समझ आएगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। जरा मलिक हमीद, बात तो मुझे जो भाई साहब नहीं करने देते, तजुल साहब नहीं करने आज देते। पहली बार मलिक हमीद की जुबान को ही बंद कर रहा है। बहुत मुबारक हो पीडीपी वाले को, कम से कम आप खुदा के लिए तजुल साहब कर रहे हैं, ये जवाब सुन ही नहीं पा रहे, आपने मैग्नेट बिछाने के लिए नहीं लिया है। जनक जी ने बिल्कुल अच्छा एनालिसिस किया कि मैग्नेटाइजेशन और पावर तो रोहित कंसल साहब करके चले गए, वो तो मीटरिंग करके चले गए, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। चीफ मिनिस्टर जो है तो उनका है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट का एक ऑनेस्ट मैन का स्टेटमेंट था, वो ऑनेस्टली बोल गया, नहीं है प्लीज पर बोल गया, माइक पर बोल दिया उसने, ऑनेस्टली इसीलिए आप यहाँ की बातें, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी नहीं देता, वो अपने दिल की बात कहता है, जो होता है वही कहता है। तो इसलिए आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट उसको नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूँ तजुल साहब, ये सुनिए, जो तूफान जम्मू कश्मीर में खड़ा किया वो आप लोगों ने किया, जो खड़े तजुल साहब सुनिए, कौन सा तूफान आपने खड़ा किया, सुनने दीजिए ना। हमें टाइम दे दीजिए खड़े बनने के लिए की बात उठेगी। फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट स्कैंडल उठेगा, फिर यूसुफ शाह का गांधरबल केस उठेगा, फिर कितने केसों पे पर्दा डालोगे, फिर आपका सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का वो क्या नाम है अपना साहब का केस उठेगा। फिर मोदी साहब क्या कर रहे थे उसका भी मैं दे दूंगा। मैं ज्यादा सत्ता में रहकर जम्मू कश्मीर में का रिकॉर्ड गिरा सकता हूँ, किस किसने अंदर क्या किया, किसने स्कैम किए, किसने पैसे खाए। अगर आप मुद्दे पे आए, आज के मुद्दे पे बात कीजिए। झूठ की सियासत की है, झूठा वादा को दिया 35 से 370 का, उसके बाद वापस आया सलाम जनाब हमारे पास स्टेट हुड है। अरे स्टेट हुड तो दे रहे होम मिनिस्टर साहब, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, होम मिनिस्टर की तारीफियां कर रहे हो, कब दे। मलिक साहब सुनिएगा, होम मिनिस्टर ने क्या कहा, पहले लिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, उसके बाद स्टेट हुड होगा। उन्होंने 1 बाय 1 आपको तीनों चीजें, 2 चीजें करके दे दी और तीसरी चीज आ रही है। आपको इसमें क्या करना है? क्या आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कि मैं स्टेट हुड नहीं मांग रहा हूँ? कर रहे हो आपको साथ देना चाहिए था, आ गए, आपके पास तो मेजॉरिटी है, लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है। दोनों जो हैं आज बड़े दिग्गज नेता, दोनों सामने सामने हैं, दोनों जमात में अपने अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मलिक हमीद, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, चलिए स्टेट हुड जो है ये इशू तो है, लेकिन जिस तरह तजमुल बता रहे हैं ये तो देना ही देना है, इस पे क्या लड़ाई है, जवानी है जो है मेरी, उस पे क्या लड़ाई है, उसकी क्या डिमांड ही करनी है। ठीक है 10 दिन बाद भी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तजमुल का कहना है, मान लेते हैं ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो है ना वो कुछ और भी हैं, जिनमें आगा रूल्ला साहब तो अब अपोजिशन के लीडर बन गए। आपको मुबारक हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा लीडर अब आ गया, क्योंकि आगा रूल्ला साहब का कल उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बताया कि वो जाएं दिल्ली में पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करें, आगा रूल्ला साहब तो तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि मैं 100 MP लेके आऊँगा। तो
मुबारक हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा लीडर आ गया पार्टी में। किस झंडे के नीचे करेंगे? एनसी के नीचे करेंगे। एनसी मैंने बताया कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग हैं और उसको इजाजत है कि आप कीजिए, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम आवाज लेकिन उसका ट्वीट आपने देखा, आपने अगरउल्लाह साहब का ट्वीट देखा, वहां तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खाते में दर्ज नहीं कर रहे हैं। वहां तो वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह कल उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया इंटरेक्शन में देख रहे थे, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अगरउल्लाह की बॉडी लैंग्वेज उनके ट्वीट की लैंग्वेज है, उसको देखने के बाद मुझे मेरा अंदाजा है, और कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक हो, एक और लीडर तैयार हो गया, बड़ा लीडर। अब वो पार्टी में रहता है या बाहर अपोजिशन में जाता है, क्या करता है, लेकिन बड़ा लीडर तैयार हो गया है और उमर अब्दुल्ला ही ने उनको तैयार किया। एनसी का है। और दूसरी बात, ये जो उमर साहब की बात कर रहे हो, क्या आप सेटिस्फाई नहीं हो? वो ओपन है, वो बाय हार्ट क्लियर है, उसने सीधे दिल की बात कही। उसको पॉलिटिकल बात उसने आप लोगों से नहीं की, खुल के दिल की बात की आप लोगों से। और आप बोलते हो सेटिस्फाई नहीं। हाँ, अगर वो पॉलिटिकली आपको जवाब देते, आपको उलझाते बातों में, आपको डिफरेंटली बात करते, तो आपको मजा आता है। आप ढूंढते कि कहां क्या कहना है। वो ओपन है, उसने ओपन आपको कह दिया कि स्टेटहुड के बारे में बात, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा है और रुकावटें बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब स्टेटहुड नहीं है तो गवर्नमेंट में रुकावटें बहुत होती है। हमने रुकावटों की बात ही नहीं की। उमर साहब से सवाल मैंने ही पूछा था कि कहां पे आपको टर्म्स डिक्टेट की जा रही है दिल्ली से, कुछ बताया जा रहा है, उस पर तो बड़ा लाल पीला भी हो गए, बड़ा गुस्सा में आ गए। ऐसा नहीं उन्हें किसी चीज को कल आपको नहीं लगता कि कन्वर्शन नहीं चल रही है? आपको नहीं लगता कि वो उमर साहब ने इनकार कर दिया ना कल? उमर साहब ने तो खुद इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट के एश्योरेंस से सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। सरकार में आना चाहते थे, सरकार यहाँ सरकार में रहना चाहते हैं, मगर सरकार से दूर रखा कश्मीरी लोगों ने और एनसी ने उनको। अगर वो सरकार में पहला काम हमने ये किया कि उनको सरकार से बाहर करा दिया। तो अब चाहते हैं वो एजेंडा चलाए, वो डिफरेंटली एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो पीडीपी के जरिए, चाहे वो सजाद लोनी के साहब के जरिए, वो तो अपना एजेंडा चला रहे, खुद चुप करके बैठे हैं। तो कन्फ्रंटेशन हो रही है, कन्फ्रंटेशन चल रही है। तो हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्दी आए, ताकि ये जो बिजली का मामला है, चाहे दूसरे मामले, वो जल्द से जल्द हल हो। मगर हम वादा बंद है कि जो भी मैनिफेस्टो में है, इंशाल्लाह आप देखोगे 2 साल में कंप्लीट किए हुए। ये पीडीपी नहीं है, जिन पीडीपी ने वादा किया था जब उन्होंने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ कि पाकिस्तान का रास्ता खोल देंगे। मलिक साहब 1 to 1 कीजिएगा, आराम से, सब्र तो अमल से बताएगा पीडीपी से और क्या मांग रहे थे आप। गिलानी साहब के घर तक नहीं काफिला पहुंचा, मेंबर पार्लियामेंट का 11,000 लोगों को स्टोन पैटिंग एमनेस्टी नहीं मिली, और के साथ रमजान के महीने में सीज फायर नहीं हुआ, बीजेपी के रहते। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल स्टेमिना दिखाओ जो आपने 47 से लेकर आज किया। 47 में वजीर आजम कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहां से चीफ मिनिस्टर बनाया? और यूपी में उमर अब्दुल्ला ने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, तबाह कर दिया ना, इलेक्शन हार गया असेंबली इलेक्शन में। वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और आगे फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद बन गए, मेजॉरिटी मिली। यू हैव द डिस्टिंक्शन टू बी द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही आपको वजीर आजम से वजीर आला बनने का इफ्तिखार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो। आप मुझे पीटीपी में गिनवाइए क्या करना चाहते थे आप। और मीर कासिम यहाँ से निकले थे, वो बांग्लादेश से नहीं आए थे, वो किसी जगह जम्मू से नहीं आए, वो कश्मीर की सरहद से आ रहे थे। कश्मीर लगा हुआ है, उसके तो चेकर्स पड़े हुए हैं। दिखा दिया कि आ जाइए, जो आप जम्मू कश्मीर वो मांगने लगे स्टेटहुड। ये कहां से आपने बदल दिए सारे? जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 370 कोई पुरानी आयत नहीं है जिसको नहीं बदला जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने ट्रेडिशन इसको कंप्लीट किया, कहा कि 370 मांगने के लिए अच्छा है, करने के लिए स्टेटहुड करेंगे। इसीलिए ये परेशानियां खड़ी हो रही है। ये कैसे कर लेते हैं आप? रातों रात यू टर्न कर लेते हैं आप। मलिक हमीद, आज जो आपको बहुत कुछ बैकफुट पे आना पड़ रहा है, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पे आ गई है क्या? आपको तो तजमुल बात भी आज करने नहीं दे रहे, आपको तो मरहूम शेख मोहम्मद की हिस्ट्री से लेकर आज तक पहुंचा रहे हैं। जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ और निकलवाना चाहती है। सारा देखोगे, जो हम कहते हैं
करेंगे। ये जो बोलते हैं कि 370 में इनका हटा देते हैं क्योंकि इन्होंने रास्ता दिखाया इनको, इन्होंने जम्मू कश्मीर बढ़ा दिया। हमने पहले ही ये कहा कि इनके साथ सरकार नहीं बनानी है। अब मंडे जुम्मू का बड़ा है, 28 29 सीट का है, जब ये थे तो 25 का था, मगर हमने फिर भी उनको हुकूमत में हिस्सा लेने नहीं दिया, हमने उनके साथ सरकार नहीं बनाया। अगर पीडीपी के पास ये मैंडेट होता वो जाके दौड़ के उनके साथ हुकूमत बनाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता कोई बंद था क्या स्टेटहुड के लिए? स्टेटहुड तो ऑफर है होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो बंद थे वो बंद थे कि आर्टिकल को एब्रोगेट मत कीजिए। पीएचडी जो बना था कि आर्टिकल को एब्रोगेशन मत करिएगा, और उसके बाद आज आर्टिकल ही मिसिंग है। आप करेंगे के खिलाफ है, आपका अगर साहब के खिलाफ लड़ाई अब्दुल्ला है। देखिए मलिक हमीद आज मुझे भी कहीं न कहीं मलिक हमीद, मेरा लास्ट कुछ सेकंड बचे हुए प्रोग्राम में उमर साहब ने अपने मंशूर में बताया था कि हम बिजली के 200 यूनिट देंगे। आज उन्होंने बताया कि जब तक ना 100% मीटरिंग होगी तब तक नहीं, 12 साल लगेंगे 100% मीटरिंग के लिए, यानी तब तक 12 साल तक मैं 2 सरकारें बदली होंगी, उसके बाद यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। फ्री होती है तब बात की बात है, 12 साल बाद क्या होगा, हम होंगे ना होंगे, दुनिया का क्या भरोसा है। और उसके साथ साथ जिस तरह आप कहते हैं ना कि करेंगे ना, भाई कोई टाइम तो दीजिए ना, ये स्टेटहुड ये जो सारी करेंगे कोई टाइम, हाँ जी भाई 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ये बता रहे करेंगे, अगले इलेक्शन उसके अगले इलेक्शन में भी आप यही मंशूर लेके आएंगे कि करेंगे। ये थोड़ा सा अवाम इस चीज़ को समझती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर एक बार फिर सोचना से पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी चीज़ें वाजिया हो गई है। कल की सनम जी पहले मैं ये बता दूं, आप देख लीजिए कि मैंडेट हमें लड़ाई लड़ने को मिला है, चाहे वो 35A हो, स्टेटहुड हो या 370 हो, तो वो लड़ाई हम नहीं, प्रायोरिटी स्टेटहुड नहीं है ना, प्रायोरिटी मेरे साथ भाई, मैं क्यों स्टेटहुड के लिए लड़ूं? मैं लड़ूंगा अपने ताज के लिए जो मुझे पास था यार। मैंने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर कि नहीं है, मैंने नहीं दिया, मैं मानता हूं मैंने नहीं दिया है, लेकिन मेरे आसपास जो नौजवान है जिन्होंने एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी उस तरीके जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट दिया उन्होंने स्टेटहुड के लिए नहीं दिया, वो अल्ताफ बुखारी उससे ज्यादा अच्छा करते। आपने मीटर्स की बात की ना, ये रोहित कंसल साहब काम करके चले गए, 3.5 लाख मीटर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो गए हैं। फिलहाल दे दीजिए ना 3.5 लाख लोगों को 200 यूनिट फ्री, भले 1 हफ्ते का बिल उनका बचत हो जाएगा। बाकी जो आपकी अप्रैल मई से आपकी ट्रांसमिशन लाइन जब चेंज हो जाएगी, मीटर इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम और दूसरे मरहले पे चलेंगे। आपने कहा कि आप कुछ तजवीज दीजिए, भले स्टेटहुड आप लड़ रहे हो या दफा 370 लड़ रहे हो, ये लड़ाई सियासी है, लेकिन जब आप डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहे हो, मेरे पास आधा तो शुमार है, 16 लाख में से आपके पास 3.5 लाख मीटर्स इंस्टॉल है, दे दीजिए ना, सुबह से बिस्मिल्लाह कीजिएगा श्रीनगर से, जिस सिविल एरिया में, सिविल लाइन्स एरिया में, डाउनटाउन में, पाइन एरिया में, बाकी इलाकों में जहां जहां भी मीटर लगे हैं, करें ना शुरुआत। मैं देखता हूं कि फाइनेंशियल डेफिसिट आपका कहां है, मैं देखता हूं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपने कहां से कहां तैयार किया, मैं देखता हूं कि आपने डीपीआर कैसे तैयार किए थे। पिछले हुकूमत में अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जब सरकार चला रहे थे तो मुसअब हुसैन बेग साहब ने इनको कहा था 12 घंटे मुझे सेक्रेटरीट आने दीजिए, मैं आपको फाइल दुरुस्त करके दूंगा। वही उमर अब्दुल्ला साहब आज बदकिस्मती से फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी है। आज बता दीजिएगा ना, 3.5 लाख लोगों को लगा दीजिएगा ना, आप रसोई गैस घर पहुंचाए ना, उसमें तो मीटर नहीं लगाना है ना, गैस सिलेंडर में तो मीटर नहीं लगाना है, 12 सिलेंडर वो तो कर दीजिए ना शुरुआत। इंडिया को लिखे ना लेटर में कि आप वहां से चावल लाइएगा। देखिए ये चीजें आपको बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं ना कि दूर के जो डोल होते हैं वो सहाने होते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज लगती है, जब वो डोर पास बजता है तो पता चलता है। चलिए तजम्मुल, आप जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, हमारे टेलीविजन में वक्त का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों अपने अपने वक्त पे, पीडीपी सरकार कर चुकी है, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस चुकी है, इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर वक्त आया हुआ है, लेकिन वक्त किसी का नहीं है। माना आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूरियां भी हैं, आगे खाई पीछे कुआं वाला मामला भी है, वहीं पीडीपी भी आज जो अपोजिशन का रोल कर रही है वाकई में सही तौर पे कर रही है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल पीडीपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही अपोजिशन का अपना रोल कर रही है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुद्दा देख रहे थे आप, मुद्दा आज का, और आज के मुद्दा में
सवाल था कल की उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं कुछ देर पहले नईमा अहमद महूर, जो हमारी जानी मानी ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और मेंटर भी हैं हमारी, मैं उसको मेंटर भी मानता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया है, वो नईमा अहमद महजूर, आज उनका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो आगा रूहुल्लाह की बात कर रही थी। तो मुद्दा कल का और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ लीडर तैयार हुआ है या हो रहा है या होने वाला है, ये बड़ा सवाल रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। मुद्दा आज का इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।